हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आज हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है अधिगम अक्षमताएं यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़। आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। पिछले साल भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम उसे स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में। सबसे पहले हम समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, यानी कि अधिगम अक्षमता होती क्या है। ठीक है, तो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, योग्यता होगा। ठीक है, तो सीखने की क्षमता या फिर योग्यता में जो कमी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं, जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी कई तरीके की होती है। किसी को मैथ समझने में दिक्कत है, किसी को इंग्लिश समझने में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है। तो ये सारी समस्याएं डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। ठीक, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है आज हम उसे समझेंगे अच्छे से। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कि जब कोई बच्चा लर्निंग करने में सक्षम नहीं है या उस योग्य नहीं है कि वो लर्निंग कर सके, तो इसी तरीके की अक्षमता को क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं या अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं तो डिसेबल लोगों के लिए जो एक्ट आया है हम उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, ये जो एक्ट आया था अक्षम लोगों के लिए, इसको भी हमें देखना ज़रूरी है। तो पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह अधिनियम अक्षम व्यक्ति अधिनियम 1995 की जगह लेता है। यह जो अधिनियम है ये किसकी जगह लेता है, तो अक्षमता व्यक्ति अधिनियम जो 1995 में आया था उसकी जगह लेता है और यह दिसंबर 2016 में लागू हुआ था। ठीक है, देखिए दो एक्ट हैं। पहले जो है वो है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट, जिसे हम PWD एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो PWD एक्ट है ये कब आया था, तो ये आया था 1995 में। ठीक है, इसके बाद एक नया एक्ट आया जिसे हम RPWD एक्ट कहते हैं, जिसे हम राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट कहते हैं, है ना। तो इसमें R ऐड हो जाता है, यानी कि ये अधिकारों की बात करता है। और ये कब आया था, तो ये 2016 में आया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दो एक्ट हैं, एक PWD एक्ट है यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है, और दूसरा है RPWD एक्ट यानी कि राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। दोनों अलग अलग एक्ट हैं और दोनों अलग अलग ईयर में आए थे। 2016 में जो आया था उसने 1995 वाले एक्ट को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह अधिनियम अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप है। यानी कि ये जो अधिनियम आया है कौन सा, राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये किसके आधार पर बनाया गया है, तो जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अधिकारों को लेकर के जो बात चली थी उसी के आधार पर इस पूरे अधिनियम को बनाया गया है। अगला पॉइंट है इसमें 1995 के अधिनियम में केवल 7 अक्षमताओं, यहाँ पर जो क्षमताएं लिखी हैं वहाँ पर क्या होगा, अक्षमताएं। ठीक है, क्षमता गलत टाइप हो गया है, ये तो आपको ध्यान रखना है, अक्षमता उस जगह पर आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 1995 के अधिनियम में केवल 7 अक्षमताओं को सूचीबद्ध किया गया था, जो अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण दोष तथा लोकोमोटर अक्षमता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी थे। ठीक है, यानी 1995 का जो PWD एक्ट था उसमें केवल 7 अक्षमताओं को शामिल किया गया था, लेकिन RPWD एक्ट जो आया 2016 में उसमें से इस सूची को क्या किया गया, 7 से 21 अक्षमताओं का विस्तार कर दिया गया। यानी पहले 7 थी और जो नया एक्ट आया उसमें कितनी को जोड़ दिया गया, 14 को और जोड़ दिया गया, यानी टोटल कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, तो पहले जो 1995 में आया था उसमें कितनी अक्षमताएं थी, उसमें 7 अक्षमताएं थी, लेकिन जो RPWD एक्ट आया 2016 में उसमें कितनी अक्षमताएं हो गई, तो उसमें 21 अक्षमताएं हो जाती हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ अक्षमताओं को पहले से मौजूद स्पेक्ट्रम में जोड़ा गया, जैसे कि भाषण अक्षमता, रक्त विकार, एसिड अटैक पीड़िता। जैसे कुछ पॉइंट्स जो ये आपको दिए हुए हैं, जैसे भाषण अक्षमता हो गई, रक्त विकार हो गया, एसिड अटैक पीड़िता हो गई, तो इनको जो 7 पहले से मेंशन करी थी उन्हीं के साथ में ही जोड़ करके रख दिया गया। ठीक है,
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के अक्षमता वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की वकालत करता है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे यहाँ जो फ्री एजुकेशन थी अभी तक, वो कितने साल तक की थी, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए कहाँ तक, 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की बात की गई है। ठीक है, यानी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए बात की गई थी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के लिए RTE में, राइट टू एजुकेशन एक्ट में। ठीक है, लेकिन जो RPWD एक्ट है उसमें बोला गया है कि जो अक्षम व्यक्ति हैं उनको 6 से लेकर 18 वर्ष तक की सारी शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। हालांकि अब एजुकेशन की इस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आया है कि जो एजुकेशन है वो 6 से लेकर के 18 तक, यानी कि 1 से लेकर 12 तक की सारी शिक्षा मुफ्त कर दी गई है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि RTE में अगर पूछेगा तो कितना लगाना है, तो 6 से 14 वर्ष लगाना है। ठीक है, RPWD एक्ट में लगाना है तो 6 से 18 वर्ष लगाना है, और एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अगर पूछता है तो इसमें कितना लगाना है, तो आपको लगाना है 6 से लेकर के 18 वर्ष। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, अधिनियम गैर भेदभावपूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समाज में समावेश, अंतर और मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में अक्षमताओं की स्वीकृति के लिए सम्मान देता है। यानी क्या होता है कि हमारा जो समाज है उसमें जो भी लर्निंग डिसेबल्स होते हैं, यानी डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है, उनको भेदभाव किया जाता है उनके साथ में। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को हटाने के लिए समाज से बहुत सारे प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अधिनियम के अनुसार अक्षमता व्यक्ति गतिशील है, उनकी परिभाषा समाज की ज़रूरतों के अनुसार बदल सकती है। यानी अधिनियम ये कहता है कि अक्षम कौन है ये फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि अक्षमता कई तरीके की हो सकती है, इसलिए उसकी परिभाषा समाज की ज़रूरतों के अनुसार बदलती रहेगी और बदलती रहती है। ठीक है, यानी अक्षम व्यक्ति जो होता है वो एक गतिशील चीज़ है। यानी कोई, जैसे मान लो, हो सकता है कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम है, हो सकता है कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, तो परिभाषा समाज के अनुरूप और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बदल जाती है किस चीज़ की, अक्षमता की। तो ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अधिनियम एक सामाजिक कल्याण की चिंता से लेकर मानव अधिकार मुद्दे तक अक्षमता के बारे में सोचने के प्रतिमानों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम इस पूरे अधिनियम की बात करें, यानी कि RPWD एक्ट की बात करें जो 2016 में आया था, तो ये अधिनियम बात करता है सामाजिक कल्याण की, क्योंकि समाज किससे बना है, लोगों से, और लोगों में ये भी व्यक्ति शामिल है जो किसी भी रूप में अक्षम हैं। ठीक है, तो ये लोग भी उसमें शामिल हैं। अगर ये उसमें शामिल हैं तो क्या होगा, सामाजिक कल्याण की जब बात होगी तो इनके भी कल्याण की हम बात करते हैं। साथ ही साथ मानव के अधिकारों के मुद्दे भी आते हैं, क्योंकि मानव के अधिकार अगर आएंगे तो ये भी तो मानव हैं। ठीक है, तो इनके भी अधिकारों की बात होती है। तो ये पूरा अधिनियम जो है वो सामाजिक कल्याण की चिंताओं से लेकर के मानव अधिकार के मुद्दों तक की बात करता है। किन लोगों के लिए, जो लोग अक्षम हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको, कि किस तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं और क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो पहली डिसेबिलिटी जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है वाक विकार, या जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वाक विकार, और इंग्लिश में इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वाक विकार एक प्रकार की अधिगम दोष है। यानी ये क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, ये कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि ये पूरी तरीके से पागल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वाक विकार एक तरीके का क्या है, अधिगम दोष है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसके अंतर्गत छात्र ध्वनि को समझकर उसका कूट अनुवाद, डिकोडिंग एवं शीघ्र प्रति उत्तर नहीं कर पाता, अथवा उसे करने में उसे कठिनाई होती है। जैसे क्या होता है, जिन लोगों को भी वाक विकार होता है तो वो क्या करते हैं, वो कोई भी ध्वनि सुनते हैं, यानी कि उनसे कुछ भी बोला जाता है तो वो उनके अंदर दिमाग तक तो जाता है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से प्रोसेस नहीं कर पाते, उसे समझ नहीं पाते कि वो उसका उत्तर क्या दें। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, उस पूरी चीज़ को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। यानी कि जो भी ध्वनि हमारे अंदर जा रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और उसको डिकोड करके उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इस समस्या से ग्रसित छात्र को भाषा को समझने एवं नामों को दोहराने में अधिक समय लगता है।
ठीक है। तो इस समस्या में क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इस समस्या के जो बच्चे होते हैं या जो छात्र होते हैं वो भाषा को समझ नहीं पाते हैं, उनको समझने में टाइम लगता है, और साथ ही साथ अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, तो उसे दोहराने में भी उन्हें समय लग जाता है। ठीक है। वाक विकार में भाषा को पढ़ने, लिखने एवं वर्तनी सीखने में समस्या होती है। तो ये आपको याद रखना है, अगर डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है तो भाषा को पढ़ने में दिक्कत होती है, उसको लिखने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जब आप सही से पढ़ेंगे नहीं तो उसे लिखेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है राम, ठीक है, और आप उसको रोम पढ़ रहे हैं या कुछ और समझ के पढ़ रहे हैं, तो आप उसको लिखेंगे कैसे। इसीलिए क्या होता है कि अगर आपको वाक विकार है या डिसलेक्सिया अगर किसी व्यक्ति को है तो उसको भाषा को पढ़ने में, उसे लिखने में और वर्तनी में भी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जब वो उसे पढ़ नहीं पा रहा, उसे लिख नहीं पा रहा, तो वर्तनी तो अपने आप ही गलत हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि वाक विकार के जो बच्चे होते हैं उनको भाषा को पढ़ने में भी दिक्कत होती है, उन्हें लिखने में भी दिक्कत होती है और वर्तनी में भी दिक्कत होती है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बालकों में बोलने तथा लिखने की क्षमता का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। जो डिसलेक्सिया के बच्चे होते हैं क्या होता है, क्योंकि उनका दिमाग जो है काफ़ी धीरे से प्रोसेस करता है किस चीज़ को, भाषा को लेकर के। ऐसा नहीं है कि वो बाकी चीज़ों में कमज़ोर होते हैं, नहीं, भाषा को लेकर के ही उनमें दिक्कत है। बाकी वो खेलने में, कूदने में, फिजिकली सब तरीके से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ भाषा को समझने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है। जो डिसलेक्सिया के छात्र होते हैं उनमें क्या दिक्कतें होती हैं, तो पहली चीज़, वो भाषा को, जब उनके सामने भाषा की कोई ध्वनि आती है तो वो उसको समझने में टाइम लगाते हैं, उसका उत्तर देने में टाइम लगाते हैं। साथ ही साथ उनको भाषा को समझने में दिक्कत होती है, नामों को दोहराने में दिक्कत होती है, और ऐसे जिनको वाक विकार होता है उसको भाषा को पढ़ने में, लिखने में और वर्तनी सीखने में भी समस्याएं होती हैं। ठीक है। अगली डिसेबिलिटी है हमारी ADHD, यानी ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये आपको याद कर लेना चाहिए, हो सकता है आपके पेपर में कभी आ जाए। CTET में और UPTET में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ADHD का फुल फॉर्म क्या है, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसे आपको एज इट इज़ याद करना होगा। ठीक है। पहले पॉइंट को हम देखते हैं। इस अधिगम में विषय पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आती है। यह समस्या अधिकतर बाल्यावस्था में आती है, परंतु अधिकतर लोगों से पहचान किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक नहीं हो पाती। देखो क्या है कि ADHD यहाँ आपको कैसे याद रखना है, अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी बहुत ही तेज़ी से करना। और डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें क्या है, अटेंशन की कमी है और एक्टिविटी बहुत तेज़ी से करते हैं। ठीक है। तो ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हमें क्या है कि अटेंशन की कमी है और हम एक्टिविटी बहुत करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ADHD बोलते हैं। ठीक है। इस समस्या में क्या होता है, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होता है। ठीक है। कठिनाई होती है ध्यान को केंद्रित करने में, लेकिन बाकी काम आप अच्छे से कर लेते हैं। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और होती है कि इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है कि बच्चा मतलब बाल्यावस्था में होता क्या है, क्योंकि बच्चे वैसे ही चुलबुले होते हैं। ठीक है। तो यही नहीं समझ में आता है कि इनके अंदर ADHD की प्रॉब्लम है या ये नेचुरली ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसकी पहचान जो कि बाल्यावस्था में होनी चाहिए वो होती है जाके किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में होती है जाकर के। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस समस्या के कारण कई बार व्यक्ति स्कूल का असाइनमेंट या घर का गृह कार्य पूरा करने के बाद एक गतिविधि को भूल जाता है। वह निर्देशों का अनुकरण करने में भी कठिनाई अनुभव करता है। क्या होता है कि जब उसका दिमाग एक जगह पर अटेंशन नहीं रहता, यानी एक जगह पर केंद्रित नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो, जैसे उसको होमवर्क दिया गया या स्कूल में असाइनमेंट दिया गया, तो वो आधी चीज़ें सुन पाता है, आधी चीज़ें सुन नहीं पाता। ऐसा नहीं कि वो सुनना नहीं चाहता, होता क्या कि उसका ध्यान ही एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, जिसकी वजह से वो आधी चीज़ों को कर पाता है, आधी चीज़ों को नहीं कर पाता है। इसीलिए क्या होता है कि उसको कठिनाई महसूस होती है गृह कार्य करने में। ठीक है। और जो भी असाइनमेंट दिए जाते हैं उनमें भी उसे दिक्कत होती है, क्योंकि अटेंशन स्पैन नहीं है उनका। अटेंशन स्पैन का मतलब क्या होता है कि उनको किसी चीज़ में ध्यान केंद्रित करने के लिए एक लिमिट होती है कि इतनी देर तो ध्यान केंद्रित रहे ही, तो उनका उतनी देर भी नहीं रहता। 10 मिनट 5 मिनट भी वो थोड़ी देर भी चैन से नहीं बैठते। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा,
यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ADHD के इलाज के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यानी जो अटेंशन डेफिसिट वाली जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि समय लगता है और साथ में धैर्य लगता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही चुलबुले होते हैं और उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ADHD के इलाज के लिए हमें क्या करना है, समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, और ये चीज़ें बहुत ही लंबे समय बाद पता चलती हैं, इसलिए इसको क्योर करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक लंबा स्पैन आपने उसी के साथ गुजारा है, इसलिए। ठीक है, तो ADHD में हमें क्या याद रखना है कि इसमें ध्यान केंद्रित करने में समस्या आती है। ADHD का फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसी के साथ में ही एक आती है मस्तिष्क में चोट। मस्तिष्क में जो चोट होती है ये लर्निंग डिसेबिलिटी के भी कारण बन सकती है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का एक कारण मस्तिष्क में लगी हुई चोट भी हो सकती है। इसमें व्यक्ति के ठीक होने की कोई आशा नहीं होती। यह चोट से व्यक्ति का कोई विशेष भाग प्रभावित हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अगर किसी के मस्तिष्क में चोट लग जाए तो हो सकता है या तो कोई एक पर्टिकुलर भाग प्रभावित हो जाता है हमारा उससे, या फिर क्या होता है कि पूरा ही डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति कि ठीक होने की गुंजाइश कम हो जाती है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि मान लो अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और सर पे चोट लगती है, तो अगर मान लीजिए किसी ऐसे हिस्से में चोट लगती है जिससे क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे हिस्से में चोट लगती है कि उसकी मेमोरी चली जाती है। कभी कभी ऐसे हिस्से में चोट लग जाती है कि उसका बोलना ये सब बंद हो जाता है। तो मस्तिष्क की चोट जो होती है वो क्या करती है, एक विशेष भाग को प्रभावित करती है। साथ ही साथ मस्तिष्क में जो चोट लगती है उसके सही होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति का दिमाग घायल हुआ है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत से मनोवैज्ञानिक तथा न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिससे यह निर्धारित किया जाए कि चोट किस भाग में है और कौन सा भाग डैमेज हुआ है। ठीक है, और जब भी दिमाग में चोट लगती है या सर पे चोट लगती है तो क्या किया जाता है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये पता चल पाए कि किस हिस्से में चोट लगी है और कौन सा भाग प्रभावित हुआ है इस चोट से, ये पता करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, कुछ दिमागी दुर्घटनाओं में डैमेज पर व्यवहार चिकित्सा का प्रभाव हुआ है, लेकिन कुछ दिमागी दुर्घटनाओं पर व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या होता है कि कुछ जगह जैसे कभी कभी चोट लग जाती है तो व्यवहारिक रूप से हम क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। ठीक है, इलाज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, न्यूरोलॉजिकल मेथड है, साइकोलॉजिकल मेथड्स है ना। इसके अलावा जो नॉर्मल दवा होती है वो तो चलती ही है। ठीक है, तो उससे कभी कभी रिकवरी हो भी जाती है और कभी कभी रिकवरी नहीं भी होती है। तो मस्तिष्क की चोट काफ़ी खतरनाक होती है और इससे भी कई बार क्या हो जाता है, लर्निंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मस्तिष्क की चोट से भी लर्निंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, अगला डिसऑर्डर है हमारा डिस्ग्राफिया, है ना। यह एक अधिगम अक्षमता है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। यह स्वयं के विचारों को वर्तनी, खराब लिखावट और कागज पर डालने में कठिनाई के रूप में प्रदर्शित कर सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो इमेज है कि बच्चे इस तरीके से कुछ लिखते हैं, यानी उनका लिखा हुआ एक लाइन में नहीं जाता, सीधी लाइन बनी हुई है लेकिन वो कभी भी सीधी लाइन में लिख नहीं पाते। तो ये एक तरीके का क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर है। ठीक है, लेखन क्षमता इससे प्रभावित होती है और इसमें वे अपने विचारों को वर्तनी लिखावट के माध्यम से व्यक्त तो करते हैं लेकिन ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, उनको व्यक्त करने में परेशानी होती है, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा वो लिख देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, शिक्षकों के लिए डिस्ग्राफिया दिखाने वाले बच्चों में विश्वास दर्शाना आवश्यक है। वह उचित समर्थन के साथ जीवन में भी अच्छा कर सकते हैं। क्या होता है कि अगर बच्चा कुछ उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है और अगर हम उसे बार बार डांटेंगे तो उसको अपने ही प्रति क्या हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसे प्यार से समझाएंगे, साथ ही साथ अगर हम उसमें विश्वास रखेंगे कि उस चीज़ों को सही लिखने लगेगा, तो धीरे धीरे करके उसमें सुधार होता है और साथ ही साथ वे ऐसे बच्चे जीवन में अच्छा करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि डिस्ग्राफिया के बच्चों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और हमें अपना विश्वास दिखाना होता है कि वो सही से काम कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो डिस्ग्राफिया होती है ये एक तरीके की क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें जो हमारी लेखन क्षमताएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। ठीक है, अगली डिसेबिलिटी है हमारी डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो गणितीय संचालन करने को कठिन बनाता है। यह नंबर संबंधित अवधारणाओं को सीखने, सटीक गणना करने और समस्या हल करने और अन्य बुनियादी गणित कौशल प्रदर्शन करने में किसी व्यक्ति की क्षमता को बाधित करता है। क्या होता है कि जो नॉर्मल डेली के हमारे मैथ्स, बेसिक मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको भी सॉल्व करने में दिक्कत होती है। इसीलिए डिसकैल्कुलिया क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें मैथ्स
मैथ्स के जो सिंपल से सिंपल चीज़ें होती हैं उनको भी सॉल्व करने में हमें दिक्कत होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इनमें भी दिक्कत होती है, जो हमारे बेसिक फंक्शंस हैं उनमें भी दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चे किसके शिकार होते हैं? वो होते हैं डिसकैलकुलिया के, यानी उनको किस तरीके का लर्निंग डिसऑर्डर है? उनको डिसकैलकुलिया है। ठीक है, डिसकैलकुलिया को कभी कभी संख्या डिसलेक्सिया या गणित डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। तो डिसकैलकुलिया को हमें किस नाम से और भी जानते हैं? संख्या डिसलेक्सिया और गणित डिसलेक्सिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें संख्याओं को लेकर के हमारे अंदर समस्याएं होती हैं, प्लस दूसरी चीज़ और संख्याएं किस में होती है? गणित में होती हैं, इसीलिए गणित डिसलेक्सिया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, डिसकैलकुलिया में हमें किससे? मैथ से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, यानी गणितीय संचालन करने में हमें दिक्कत होती है, जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, है ना, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हो गई, ये सभी करने में दिक्कत होती है। तो डिसकैलकुलिया भी एक तरीके की क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसको भी सही किया जा सकता है। जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, सबसे बड़ी बात हमें ये याद रखनी है कि जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको क्योर किया जा सकता है। अगर हम उनमें प्रॉपर टाइम दें तो वो क्योर हो सकती हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा स्वलीनता, आत्मकेंद्रिता या ऑटिज्म। दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। दिव्यांगता, सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनती है। जैसे क्या होता है कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? किसी चीज़ को बार बार करेंगे। जैसे अगर उन्हें कोई चीज़ मना करोगे तो वो फिर करेंगे, फिर मना करोगे वो फिर करेंगे, फिर मना करोगे फिर करोगे। जैसे क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं काम को बार बार करते हैं, लेकिन एक दो बार डांट दो, चिल्ला दो, है ना, तो वो उसको मना करते, मतलब करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं वो उस व्यवहार को रिपीट करते रहते हैं जब तक उनको अंदर से खुद से रुकने का मन नहीं करता। ठीक है, आंखों का संपर्क नहीं बनाना और स्वयं को व्यक्त करने में समस्या ऑटिज्म में आम समस्याओं में से एक है। ऑटिज्म क्या है? इसमें कई सारे डिसऑर्डर्स एक साथ काम करते हैं। जैसे इसमें जो हमारा ध्यान होता है वो एक जगह पे केंद्रित नहीं रह पाता। इसके अलावा हम आंखों को लगातार चलाते रहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे फंक्शंस हम इसमें करते हैं। तो ऑटिज्म क्या है? मल्टी उसमें आ जाता है, कई सारे काम इसमें होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये डिसऑर्डर इस तरीके से काम करता है कि हो सकता है आपके हाथ पैरों में कोई दिक्कत हो, चलने में दिक्कत कर रहा हो। तो इस तरीके की भी चीज़ें ऑटिज्म में देखने को मिलती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गए, सेंसरी प्रोसेसिंग हो गई, रिपीटेटिव बिहेवियर हो गया, ठीक है, मोटर स्किल्स हो गई, परसिवरेटिव थिंकिंग हो गई, सोशल अवेयरनेस हो गई, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गया। तो इन सभी चीज़ों पर ये प्रभाव अपना डालता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑटिज्म जो है वो एक कोई सिंगल बीमारी नहीं है, वो मिश्रण है कई चीज़ों का। ठीक है, तो इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। किसी किसी ऑटिज्म के बच्चे को वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने में दिक्कत है। ठीक है, किसी किसी को सोशल समाज से थोड़ा सा डर लगता है, वो छुपा छुपा रहता है, इस तरीके से, है ना। मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है, साथ में रिपीटेटिव एक्शंस करता है बार बार, सेंसरी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है ना, कि जैसे मान लो अगर आपने कुछ फेंका उसकी तरफ तो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता, तब तक वो चीज़ उसके लग जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं उसमें कोई एक तरीके का डिसऑर्डर नहीं होता है, उसमें मल्टी चीज़ें काम करती हैं और वो अलग अलग तरीके की समस्याएं दिखाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गतिमान अक्षमता की, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये फिजिकल डिसेबिलिटी का पार्ट है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी का पार्ट नहीं है। इसको मैंने यहाँ पर इसीलिए जोड़ा है ताकि आप इसमें डिफरेंस कर सकें कि जो व्यक्ति फिजिकली डिसेबल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि मेंटली डिसेबल हो। ठीक है, या वो लर्निंग डिसेबिलिटी उसके अंदर हो सकता है वो अच्छे से सीखता हो सकता है उसको बहुत अच्छे से गणित आती हो सकता है उसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो। तो जो व्यक्ति लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं, यानी कि जिनको फिजिकली डिसेबल होते हैं जो लोग, ज़रूरी नहीं कि वो लर्निंग डिसेबिलिटी से भी पीड़ित हों। ठीक है, जो लोग फिजिकली डिसेबल होते हैं हो सकता है वो लर्निंग बहुत अच्छे से कर लेते हों। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, यह क्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित होती है। ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है या लोकोमोटिव डिसेबिलिटी होती है, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी की मसल्स होती हैं उनसे रिलेटेड ये समस्या हो सकता है, हाथ पैर टूट गया हो, कट गया हो, ऐसी समस्या हो सकती है, या फिर जो हमारी मसल्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया हो। तो इस तरीके की भी समस्याएं इसमें देखी जाती हैं। सामान्य तौर पर इसे हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित अक्षमता के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, मांसपेशियों में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से इसको लिया जाता है कि ये कैसी दिक्कत है, फिजिकल डिसेबिलिटी है।
ठीक है। इससे व्यक्ति के चलने फिरने, उठने बैठने, हाथ में सामान रखने आदि में समस्या पैदा होती है। ठीक है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी के लोगों को आपने ज़रूर देखा होगा अपने आसपास, उनमें जो तरीके की समस्या होती हैं वो आपको पता है, तो वो मुझे बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि फिजिकल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर फिजिकली डिसेबल है तो वो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी होगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, लर्निंग डिसेबल वाले जो बच्चे हैं या जो लोग हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनको अगर टाइमली क्योर किया जाए और अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।